हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल लर्निंग ट्रैक। जैसा कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे पहले ही प्रीवियसली एक सिलेबस की वीडियो डाल दी है क्लास 9th की, जिसमें आपके सेशन 2023 या 24 के लिए साइंस का जो सिलेबस आपका रहने वाला है वो चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर आपके क्लास 9th में इस साल जो है रहेंगे। तो हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपना क्लास 9th का सिलेबस। क्लास 9th का मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, मतलब किन किन चीज़ों से बना हुआ है। केमिस्ट्री में हम मेनली फर्स्ट चैप्टर में ये देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका चैप्टर है ये केमिस्ट्री का है। ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन से चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग के आखिर चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे चलेंगे। देखिए, थोड़ा सा देखिए, एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद अ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stone, cloud, stars, planet, animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter. कह रहा है कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ हैं, अगर आप उनको देखेंगे, उनका शेप, साइज और टेक्सचर ये आपको अलग अलग मिलेगा। उनकी बनावट अलग हो सकती है, उनका आकार अलग हो सकता है, उनके जो है शेप अलग हो सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, जिन भी चीज़ों से हमारा ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ है, उस चीज़ को जो है नाम दिया साइंटिस्ट ने, क्या? मैटर। वो एक छोटी सी वाटर ड्रॉप हो सकती है या एक पार्टिकल ऑफ सैंड हो सकता है। हर चीज़ हमारी क्या है? मैटर। थोड़ा आगे चलेंगे तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंचतत्व। जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने बेसिकली जो मैटर को डिवाइड किया वो मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर बनी हुई है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके बनी होगी। वो 5 चीज़ें हैं: एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब आपका इन्हीं को हम 5 तत्व बोलते हैं: हवा, धरती, आग, आसमान और जल, ठीक है। इन्हीं 5 चीज़ों से हमारे कोई भी जो है चीज़ बनी हुई है, और इनको हम नाम देते हैं पंचतत्व अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर्स, ठीक है। यहीं पे एक ध्यान रखने वाली बात होगी, एक आपके हमारे एक इंडियन फिलोसफर्स थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात होगी क्योंकि कई बार आपका ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, कणाद। ये महर्षि कणाद थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी चीज़ जो है वो बनी हुई है किसी छोटे छोटे पार्टिकल से, और उन पार्टिकल्स को नाम दिया था एटमॉस, परमाणु, एटमॉस। तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले किस इंडियन फिलोसफर ने जो है ये कहा था कि कोई भी मैटर जो है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ, तो वो कहा था महर्षि कणाद ने। ये ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था फिलोसफर्स का, फिलोसफी के बेस पे। बट देखिए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के हिसाब से आपको जो है चीज़ें उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे आपको जो है प्रूफ करना होता है कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो उसी बेस पे हमने इस चैप्टर में जो मेनली चीज़ें हमने कवर करनी है, वो चीज़ें हमारी होंगी टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर हमारे कितने तरह का हो सकता है, टाइप्स ऑफ मैटर कितना होता है, उनकी कौन कौन सी फेज होती है, किन किन फेज में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग चलिए ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं थोड़ा आगे जाके, ये थ्योरी है, थ्योरी तो आप बुक से ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। हम जो मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आते हैं। देखिए, मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है स्टेट ऑफ मैटर, कि पदार्थ की पाई जाने की अवस्थाएं। अवस्थाएं मेनली क्या क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होगी, स्टेट ऑफ मैटर आपका मेनली जो एग्जिस्ट करता है वो 5 स्टेट में करता है। एक होती है आपकी सॉलिड, एक होती है गैस, एक होती है लिक्विड, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेज ये हैं जो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं, जो कॉमनली आपकी सारी सिचुएशन में नॉर्मली एग्जिस्ट कर लेते हैं, वो है हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो हमारी रेयर जो है फेज ऑफ मैटर हैं जो एग्जिस्ट करती हैं बट एक्सट्रीम कंडीशन पे। जैसे आपका एक है आपका प्लाज्मा, इसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, और एक है आपका बीईसी, इसकी फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। सत्येंद्र नाथ बोस एक हमारे साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक कैलकुलेशन की थी कि हाँ, कि जो है ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में,
और उसको बाद में थोड़ा-सा कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंट के बेस पे थोड़ा-सा प्रूफ करने की कोशिश की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इसीलिए इसका नाम फेज़ का नाम ही रख दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट ध्यान रखेंगे इन्होंने केवल कैलकुलेशन दी थी, चाहे वो सत्येंद्र नाथ बोस हों या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, मतलब इसको जो अचीव किया था बनाने का, वो 2-3 साइंटिस्ट हमारे और थे यूएसए के, वॉल्फ वॉल्फ ए कैट्रेल एंड वॉल्फगैंग कार्ल ई वाइमैन। इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 2000 के अराउंड, जिन्होंने जो है इसको अचीव किया था। वो हम चैप्टर के लास्ट में देख लेंगे। बट अभी हमने जो मेनली कवर करना है, वो हमने पहले इन तीनों को समझना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फेजें आखिर में कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे जो है मैटर इन फॉर्म में एग्जिस्ट करके हमारे यूनिवर्स में रहता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस को समझने के लिए आपको जो ज़रूरत है समझने की, वो है इस पोर्शन को। अगर आप इसको समझ गए, ये वाला पोर्शन जो आपका ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, अगर आप इतना समझ गए तो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में इजीली जो है डिफरेंशिएट कर लेंगे। सपोज कीजिए, देखिए एक सॉलिड का एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई है और प्लेट के एक छोटे से पोर्शन का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि उसकी बनावट किस तरह की है। वैसे ही एक आपको एक लिक्विड दिया हुआ है, लिक्विड के पार्टिकल्स की भी आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, और गैसेस भी एक बलून में जो है आपकी गैस भरी हुई है, उसके पार्टिकल्स का भी आपको जो है तो यहाँ पे आपको जो मेनली जो समझने वाली चीज़ है, वो केवल 2 चीज़ें आपको क्लियर करनी है। वो है ये, वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पे आपको जो मेनली समझने वाली बात है, पहले इस वाले पोर्शन को देखिए, सॉलिड सॉलिड वाले पोर्शन को देखते हैं। देखिए सॉलिड में हर कोई चीज़ जो बनी हुई है, वो बनी हुई है पार्टिकल से, छोटे-छोटे पार्टिकल से, जिनको हम एटमॉस, परमाणु या एटम्स जो है हम उनको नाम दे देते हैं, ठीक? सॉलिड में ये जो एटम्स हैं, यूनिवर्स में हर एक सॉलिड, पहले तो ये ध्यान रखिए कि हर एक मैटर जो है आपका वो छोटे-छोटे एटम से मिलके बना हुआ है, और हर एक एटम इस यूनिवर्स में अपनी मीन पोजीशन पे जो है वाइब्रेट करता है, लेफ्ट एंड राइट। ये वाइब्रेशन कम या ज़्यादा हो सकता है, बट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग, ठीक है? इस वाइब्रेशन से इनमें एक मोशन होता है, जिसको हम जो है वाइब्रेटिंग मोशन या जो है काइनेटिक मोशन नाम देते हैं, और इनके मोशन से एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसको नाम दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात होगी कि जब भी कोई पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मूवमेंट ऑफ एटम से जो है आपकी जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग ऑन देयर मीन पोजीशन। हो सकता है वो सॉलिड में थोड़ा कम हो, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, गैस में थोड़ा और ज़्यादा, ठीक है? लेकिन आपका हर एक पार्टिकल जो है इस यूनिवर्स में जो है क्या कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, ठीक? अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें जो समझनी है, वो मेनली आपको ये समझनी है। 1 मिनट, इसको इरेज़ कर लेते हैं, तब आप आगे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए पहले आपको ये समझना है, हम पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉलिड की। सपोज़ कीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ये सॉलिड के अलग-अलग पार्टिकल्स हैं। इन 2 कोई भी 2 पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को नाम दिया जाता है आपका क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ध्यान रखेंगे इसको। 2 पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, यानी कि जो खाली स्थान बचा हुआ है, बना हुआ है, उसको हम नाम देते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इन 2 पार्टिकल्स को आपस में बांधे रखने के लिए, यानी कि आपस में, जिससे कि ये पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के इधर-उधर ना जाएँ, उसके लिए इनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स काम करता है। उस बाइंडिंग फोर्स को नाम दिया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसको क्या नाम दिया जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो दोनों को अट्रैक्ट करके, यानी कि दोनों पार्टिकल्स को आपस में चिपका के रखता है, उसको नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और उनके बीच में जो गैप है, उसको नाम दिया जाता है क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है? अब यही 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तीनों में जो है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या चीज़ है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या चीज़ है। 2 पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, वो 2 पार्टिकल्स के बीच का गैप जो है वो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और इन 2 पार्टिकल्स को जो फोर्स आपस में कनेक्ट करके रखता है, जिससे कि वो एक दूसरे से दूर ना जाएँ, उस फोर्स को नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है? अब देखिए ये कैसे वेरी करता है सॉलिड, लिक्विड
और गैस में, इसको समझ लेते हैं। अगर आपने ये क्लियर समझ लिया तो फिर आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, ठीक है। चलिए देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत नज़दीक। बहुत नज़दीक होने का मतलब क्या हुआ? ये कोई सॉलिड का एक पार्टिकल्स है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत-बहुत नज़दीक हैं। बहुत नज़दीक होने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस आपका कैसा है? मिनिमम। ये स्पेस है आपका मिनिमम। अब ये स्पेस मिनिमम होने का रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि इन 2 पार्टिकल्स के बीच में जो फ़ोर्स लग रहा है, यानी कि इनको जो बाँधे रखने वाला जो फ़ोर्स है, एक तरह का मैग्नेट, जो मैग्नेटिक एक फ़ोर्स है जो इन दोनों को एक साथ रख रहा है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स, और वो बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग। वो क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स होगा, उतना ही कम आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। ये चीज़ को आपको कि ध्यान रखना है कि जितना स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स उतना मिनिमम स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो आपका मिनिमम है। वो कैसा है? मिनिमम। और जो इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है, वो आपका कैसा है? मैक्सिमम, सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स इज़ मैक्सिमम एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ मिनिमम, ठीक है? ये बात हो गई सॉलिड के लिए। अब इसी चीज़ को समझते हैं लिक्विड में। लिक्विड में जो है आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स होता है, यानी कि जो 2 पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फ़ोर्स है, वो इन कंपैरिज़न टू सॉलिड थोड़ा-सा क्या होता है? कम। थोड़ा-सा क्या होता है? कम, इन कंपैरिज़न टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिज़न में लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स कम होता है, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो सॉलिड के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा दूर रहते हैं। इसका मतलब इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, यानी कि जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल रहे हैं, ये सॉलिड से थोड़ा-सा क्या होता है? ज़्यादा। ये सॉलिड से थोड़ा क्या है? ज़्यादा। थोड़ा-सा ज़्यादा होने से क्या होगा कि लिक्विड, आपने देखा लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह आपका फ्लो करता है। वो फ्लो करने की टेंडेंसी इसी वजह से है क्योंकि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज़्यादा है, जिससे कि वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या कर जाते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करते हैं। इसीलिए हम लिक्विड के लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं, फ्लूइड। उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्या? फ्लूइड। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें जो है बहने की, फ्लो करने की एक टेंडेंसी होती है, उनको हम नाम दे देते हैं क्या? फ्लूइड, ठीक है? इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी कि जो 2 पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर जो फ़ोर्स है, इन दोनों को जो बाँधे रखने की जो टेंडेंसी है, जो फ़ोर्स है, वो ऑटोमैटिकली सॉलिड से क्या होगा? थोड़ा-सा कम। जब ये कम होगा तभी आपका जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा बन पाएगा। ये हो गया आपका लिक्विड के लिए, ठीक है? आगे देखते हैं गैस का। गैस में ये चीज़ कैसे वेरी करती है, ठीक है? 1 मिनट। अब आ जाइए गैस के लिए। ये देखिए, ये आपको एक बैलून के अंदर कोई एयर जो है अभी फिल की हुई है और उसके लिए आपको जो है ये दिया हुआ है क्या, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपको जो है क्या दिया हुआ है, पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है गैस में, ठीक है? आइए ज़रा इसको देखते हैं। देखिए, ध्यान रखेंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, सॉलिड के पार्टिकल कुछ इस तरह मिलेंगे। मतलब मैं केवल 2-2 पार्टिकल का अगर एग्ज़ाम्पल लेके चलूँ, ये 2 पार्टिकल्स आपके सॉलिड के हैं, ये 2 पार्टिकल लिक्विड के हैं और ये 2 पार्टिकल गैस के हैं। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है, इसके इसके इसी रीज़न से उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। लिक्विड में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब जो फ़ोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। गैसेज़ में जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ये मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब कि इनके बीच में पाए जाने वाला जो अट्रैक्शन फ़ोर्स है, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स बोल रहे हैं, वो नेग्लिजिबल है। मतलब उसको आप ये मानिए कि ना के बराबर, कि वो बस है, एग्ज़िस्ट करता है, बट उसकी कोई मेज़रेबल क्वांटिटी नहीं है कि कितना। इसीलिए आपके एयर्स के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपके जो है ईज़िली कहीं भी रैंडमली मूव कर देते हैं। आप इसमें अगर डायग्राम में अगर सही से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें जो है एरो दिखा के आपको रैंडमली उनकी जो है मोशन दिखा रखा है कि पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है सॉलिड में और स्पेस मिनिमम होता है। गैसेज़ में आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है और जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए वो जो है सॉलिड अपना गैसेज़ आपके कहीं भी जो है रैंडमली मूव कर लेती है। ये हो गई आपकी मेनली क्या,
तीन जो आपकी फेज है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इतना ही डिफरेंशिएट है। इसी बेस पे आपकी जो है पूरी फिर आगे कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक दे रखा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा यहाँ पे, कि जब भी आप टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या जो है आपका प्रभाव होता है इन फेजेज में। इस चीज़ को समझने के लिए क्या आपको केवल एक ही चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने चैप्टर में अगर बुक में अगर आपने इस चीज़ को देखा हुआ है तो बाकी आपको जो है सारा कुछ वहीं से समझ में आ जाएगा। थ्योरी आप इजीली पढ़ लेंगे, थ्योरी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको जो मेन टॉपिक है जहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है वहाँ से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका लिखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट को जब आप हीट देते हैं, यानी कि आप जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। जब आप लिक्विड स्टेट को फिर से हीट देते हैं तब आपका जो है किस में आ जाता है, गैसियस स्टेट में। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। आपके पास आइस थी, आइस की जो अभी फेज है, मतलब जिस फेज में वो एग्जिस्ट कर रहा है वो सॉलिड है। आइस हमेशा ठोस फॉर्म में रहती है। आइस को आपने जो है थोड़ा सा गर्म किया या फ्रीज के अंदर थी, आपने निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे रखा, थोड़ी देर बाद आपने देखा वो आइस पिघल के क्या बन गई, अब वाटर। अब वो क्या बन गई, वाटर। और इस टाइम पे अब जो वाटर की फेज आ गई वो आ गई लिक्विड। अब आपने इसी पानी को फिर से लिया और इस पानी को आपने जो है गर्म कर दिया। उसके बाद ये पानी क्या बनना शुरू हो गया, आपका वेपर। क्या बनना शुरू हो गया, वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर की जो आपकी फेज होगी वो होगी गैस। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ता है, क्योंकि जब इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ेगा तभी आपका कोई सॉलिड क्या बन पाएगा, लिक्विड। और ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस बनेगा तब वो चीज़ बन जाएगी क्या, गैस। अगर इसका रिवर्स करें तो रिवर्स करने पे ये होगा कि आपके पास कोई वेपर है तो आपको टेम्परेचर और लो करेंगे तो जो है उनके इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो वेपर क्या बनना शुरू हो जाएगा, वाटर। ठीक है, टेम्परेचर आपने डाउन किया, फिर से आपने थोड़ा और टेम्परेचर को डाउन किया, यानी कि पानी को आपने फ्रिज के अंदर डाल दिया और जो है उसके बाद वही वाटर आपका क्या बन गया, आइस। तो ये कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। प्रेशर पे भी करता है, लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर का इफेक्ट का आपने ध्यान रखना है, ट्रेंड है, केवल सिंपल सा ट्रेंड है कि कोई भी सॉलिड है, अगर सॉलिड का आपने टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जो है आपका किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में। मैक्सिमम केसेस में यही होता है। और अगर आपने लिक्विड को फिर से प्रेशर और ना टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो वो लिक्विड आपका क्या बन जाएगा, गैस। यानी कि कन्वर्जन होता है एक फॉर्मेट में, कि नॉर्मली जो है कोई भी सॉलिड आप गर्म कीजिए वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को फिर और गर्म कीजिए वो आपकी गैस बन जाएगा। और रीजन वही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिससे कि सॉलिड लिक्विड बन जाता है। उसके बाद लिक्विड को और गर्म करने से वो स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो चीज़ क्या बन जाती है, गैस। ठीक है, ये आपका जो है नॉर्मली टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है। अभी हमने इसमें केवल टेम्परेचर का ही देखता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बुक में दी हुई है इंपॉर्टेंट, जो आपको आपके जब नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स में आपको जो है कंटिन्यू करनी है। और वो क्या क्या है चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है आपका, when a solid melts its temperature remain the same, so where does the heat energy go। अब कई बार क्या होता है कि ये तो एक नॉर्मल ट्रेंड मैंने आपको बताया कि जब आप सॉलिड को कोई थोड़ा सॉलिड को आपने हीट दी तो सॉलिड आपका कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लिक्विड को आपने और ज़्यादा हीट दी तो वो बन गया आपका गैस। रिवर्स प्रोसेस में हुआ, गैस को थोड़ा और ठंडा किया लिक्विड बन गया, लिक्विड को थोड़ा और ठंडा किया वो क्या बन गया, सॉलिड। लेकिन जब ये कन्वर्जन होता है, जब एक कोई सॉलिड फॉर्म से कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है, उस टाइम पे टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं होता है। जैसे इसके एक एग्जांपल समझिए, आपने आइस ली, आइस का जिस टेम्परेचर पे आइस जमती है वो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन, ना सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे आपका जो है कुछ पोर्शन इसी आइस का क्या बन जाता है, वाटर। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज पानी ने अगर बर्फ होना था, केवल सॉलिड फॉर्म में होना था, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सॉलिड ही आपका उसी टेम्परेचर पे क्या बन गया, आपका लिक्विड। ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए था।
तो यहाँ पे एक दूसरी टर्म आती है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले हम जो है इसी प्रोसेस को कन्वर्ट होने की कुछ प्रोसेसेस हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, पहले उनको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद जो है हम इस पोर्शन को क्लियर करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप जहाँ से आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या आपके जो हाफ ईयरली एनुअल जो भी आपके एग्जामिनेशन होंगे उनमें भी जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो एक तो आपने इसमें चैप्टर में सॉलिड लिक्विड और गैसेज में डिफरेंस पढ़ने हैं, और उसके अलावा आपने कन्वर्जन ऑफ स्टेट पढ़ना है, वन स्टेट टू अनदर। ये जो आपका पोर्शन रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा इस चैप्टर का। अगर आप ये समझ गए तो आपका ये चैप्टर पूरा तैयार है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपने इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। देखिए पहले तो ध्यान रखेंगे, कोई भी सॉलिड है वो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड फेज में जो है कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को नाम देते हैं फ्यूजन। इसी फ्यूजन के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग एंड फ्यूजन बोथ आर द सेम टर्म्स। हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूज कर लेते हैं, बट फ्यूजन भी वही है आपका और मेल्टिंग भी हुई है। अब फ्यूजन में कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि फ्यूजन का नॉर्मली जो हम सेंस लगाते हैं, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, बट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू द अनदर, तब हम जो है फ्यूजन को क्या कंसीडर करेंगे? मेल्टिंग, यानी कि पिघलना। ठीक है, इस प्रोसेस को जब भी कोई सॉलिड क्या बन रहा है आपका लिक्विड, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? फ्यूजन। अगला देखिए सेकेंड, जब कोई आपका लिक्विड क्या बन रहा है? जब आपका कोई लिक्विड बन रहा है क्या? गैस। सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को हमने बोल दिया फ्यूजन या मेल्टिंग। जब कोई लिक्विड से कोई चीज़ गैस बन रही है, पानी था आपके पास, पानी को आपने गर्म किया और वो जो बन गया वाटर वेपर, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? वेपोराइजेशन। वाष्पोराइजेशन का हिंदी मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी कि किसी भी लिक्विड का वाष्प में परिवर्तित होना, वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना आपका वेपोराइजेशन। ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। अब कई बार क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे सबस्टांस हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, या मतलब कई ऐसे केमिकल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनमें ये नॉर्मल जो ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड? ये जिसमें आप कह रहे हो कि सॉलिड जो है पहले लिक्विड बनता है और लिक्विड उसके बाद क्या बनता है? गैस। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है, कोई सॉलिड है वो डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस। और कोई गैस है वो डायरेक्ट क्या बन जाती है? सॉलिड। तब हम इस तरह की प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है आपका किस में? गैस में, तब हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? सब्लिमेशन। तब हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? सब्लिमेशन। कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तब हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात होगी। और अगर इसका रिवर्स होता है, अब ये तो था फॉरवर्ड ऑर्डर कि सॉलिड से लिक्विड बनना फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनना आपका वेपोराइजेशन, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना सब्लिमेशन। रिवर्स प्रोसेस में देखिए, रिवर्स प्रोसेस में थोड़ा सा चीज़ें और डिफरेंट होंगी, डिफरेंट कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इनका जो है रिवर्स चले जाता है, उनको हम नेम में अलग अलग दे देते हैं। उसमें हम पहले इसी को देख लेते हैं कि जिसमें हमने बोला कि कोई अगर आपका सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ, तब हमने उस प्रोसेस को नाम दे दिया क्या? सब्लिमेशन। ठीक है, ये अब अगर कोई गैस रिवर्स कन्वर्ट होकर आ रही है सॉलिड में, तब हम इसको नाम देते हैं डिपोजिशन। तब हम इसको नाम देते हैं क्या? डिपोजिशन। इसके अलावा कोई गैस है, उसको आपके पास वाटर वेपर था और आपने उसको लिक्विड पानी बनाना है, तो उस जिस प्रोसेस को आप कराएंगे उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करना, यानी कि आप किसी भी अगर गैस को अगर जो है एक एक्सट्रीम लेवल तक ठंडा कर देंगे, तो आपको जो है वो चीज़ कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी? लिक्विड फेज में। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप घर पे अपने हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, एलपी सॉरी जिसको हम बोलते हैं क्या? एलपीजी, जो हम घर पे नॉर्मली अपने फूड कुकिंग के लिए जो है यूज करते हैं, एलपीजी। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। तो लिक्विफाइड का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी गैस को, पेट्रोलियम गैस लिखा ना, तो गैस को आपने कन्वर्ट किया किस में? लिक्विड में, तभी हमने उसको बोल दिया लिक्विफाइड। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आपने पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया, उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम क्या? कंडेंसेशन, यानी कि ठंडा करना।
ठीक। इसके बाद एक ही प्रोसेस और बचती है जो आपकी होगी क्या, लिक्विड से सॉलिड। आपके पास पानी था, आपने उसको दोबारा जमा दिया, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि जमना। जमाना, हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर जमाना है तो फ्रिज में रख दीजिए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हम उसका उस प्रोसेस वहाँ पे एक प्रोसेस करवा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन। आप ये ट्रेंड आपको जो है पूरा अच्छे से ध्यान में आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जाए, यहाँ से ये वाली प्रोसेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ सब्लिमेशन के, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम्स में पूछा जाता है वो सब्लिमेशन, क्योंकि ये एक थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस है जो नॉर्मल ट्रेंड में नहीं होती। नॉर्मल ट्रेंड में कोई भी पहले सॉलिड लिक्विड बनता है, पहले कोई सॉलिड होगा वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से वो गैस बनेगा। लेकिन ये एक abnormal ट्रेंड है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाती है या गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको जो ध्यान रखने हैं वो है ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस का फॉर्मूला किसको बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को नाम दिया जाता है क्या, ड्राई आइस। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है कॉपी पेन लेके जो है इन शॉर्ट नोट्स को जो है डायरेक्ट तैयार करते रहें। ये आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कहीं के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। सॉलिड CO2 जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। इसके अलावा सब्लिमेशन का आपका दूसरा एग्जाम्पल है कैम्फर, कपूर, कैम्फर। आपने देखा होगा कई बार आप जो है अपने कपड़ों में कपूर की गोली रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आपकी जो है गोली जो है वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, लेकिन उसकी जो है स्मेल आपके कपड़ों में रह जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के थ्रू जो है आपका कैम्फर भी जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कैम्फर। एक इसका एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, मतलब हो सके, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं आपको इनके सबके नाम बता दे रहा हूँ। ड्राई आइस हो गया, कैम्फर हो गया, उसके अलावा आपका होता है अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसको बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके अलावा एक आपका होता है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ये भी आपका एक केमिकल सबस्टांस है। आयोडीन, ये आपके मेनली जो है एग्जांपल है किसके, सब्लिमेट्स के। सब्लिमेट्स उन सबस्टांस को बोला जाता है जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो जो है सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। तो ऐसे सबस्टांस को हम सब्लिमेट्स बोलते हैं। और सब्लिमेट्स के एग्जांपल 5 मैंने आपको बता दिए, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन, और आपका ड्राई आइस और कैम्फर। ये आपको जो है ध्यान रखने हैं सब्लिमेट्स के एग्जांपल। बाकी जो है नॉर्मल ट्रेंड है, बाकी जो है उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो आपके हो गए कन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें जो आपको समझनी है। एक तो ये चीज़, ये ध्यान रखेंगे, ये केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। ध्यान रखना है, टेम्परेचर को हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो है स्केल से मेजर करते हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी कॉमन यूनिट चलती है फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर, दैट इज केल्विन। केल्विन से आप जो है ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब कहीं भी जो है इसको एक उसमें जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि सेल्सियस और केल्विन में अगर आए तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है आपका, 273.16 या 15 केल्विन, ठीक है। बट आप इस पॉइंट वाले इतने पोर्शन को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। आप 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन जो है याद रखिए, ठीक। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर से रिगार्डिंग। अच्छा, इसमें अब आपको एक जो डिफरेंस पढ़ना है, वो डिफरेंस आपको पढ़ना है वेपो
वेपोराइजेशन। एक चीज़ आपको थोड़ा सा एक डिफ्रेंशिएट यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है। एक मिनट जरा इसको इरेज कर लें, फिर आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं आप लोग यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेपोराइजेशन। ठीक है, जिसको मैंने आपको बोला वाष्पीकरण। जब भी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को नाम देते हैं हम क्या, वेपोराइजेशन। हिंदी में, इंग्लिश में एक टर्म और आती है यहीं पे, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और एक वर्ड है वेपोराइजेशन। इंग्लिश में दो अलग अलग वर्ड है, वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन। हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है, वाष्पीकरण, लेकिन ये दोनों प्रोसेस हैं अलग अलग। देखिए, जो वेपोराइजेशन है ये एक बल्क फिनोमिना है। सपोज कीजिए आपके पास ये कोई एक जार है जिसको आप गर्म कर रहे हैं, पानी को, ठीक है, जिसमें आप पानी को रख के गर्म कर रहे हैं। तो अगर ये पानी उबलेगा तो ये पूरा बल्क में उबलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इस कॉर्नर पे उबल रहा है तो यहाँ इस कॉर्नर पे नहीं उबलेगा। ये पानी आपका जो है पूरे के पूरे बर्तन में जितना भी आपने अमाउंट में लिक्विड लिया हुआ है, वो लिक्विड सारा का सारा एक ही साथ जो है आपका क्या होगा, गर्म होगा, यानी कि एक ही साथ जो है वो उबलना शुरू करेगा। जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड उबलना शुरू होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड अपने लिक्विड फेज को छोड़ के गैसेस फेज में कन्वर्ट होना शुरू होता है, उस फेज को नाम देते हैं हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट। उसको नाम देते हैं हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर के लिए होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अभी मैंने आपको बताया कि हम जो है 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो है हम कन्वर्ट सेल्सियस में लेते हैं कितना, 273। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा, तो उसमें 100 और ऐड कर दीजिए, तो 273 था, तो वो हो जाएगा आपका 373 केल्विन। ठीक है ना, 373 केल्विन ये बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, वाटर का। और वो टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है गैस में कन्वर्ट होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और यहीं पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो आपका है मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आपको याद होना ज़रूरी है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कि कोई भी सॉलिड आपका जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि पिघलने वाला तापमान। और ये तापमान जो वाटर के लिए होता है, यानी कि आइस के लिए होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और इसको आप केल्विन में कितना लिख सकते हैं, 273 डिग्री केल्विन। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या आइस कुछ भी पूछ ले तब आपका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन, अगर सेल्सियस में बताना है, और अगर आपको केल्विन में बताना है तो 273 केल्विन। सेम चीज़ अगर कोई लिक्विड, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पे वो उबलना शुरू होता है उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और वाटर के लिए टेम्परेचर होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में, और केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इवापोरेशन और वेपोराइजेशन की। पहले इसको कंटिन्यू, इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि इसमें दोनों में आपको डिफरेंस आना जरूरी है, क्योंकि इवापोरेशन से भी बहुत बार जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। वेपोराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया कि वेपोराइजेशन क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। मतलब पूरे के पूरे जो भी आपने बर्तन लिया हुआ है उसमें जो भी आप लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड जो है एक साथ उबलेगा पूरे के पूरे पोर्शन में, तब हम उस प्रोसेस को नाम देंगे वेपोराइजेशन। लेकिन अगर यही लिक्विड के पार्टिकल्स केवल सरफेस से, पूरे बल्क से नहीं, केवल सरफेस से अगर गैस में कन्वर्ट होते हैं, केवल सरफेस के पार्टिकल आपके जो है लिक्विड को छोड़ के गैस में कन्वर्ट होते हैं, तब हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं इवोपोरेशन। इवेपोरेशन। और इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। अगर लिक्विड जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं गया और उससे पहले ही उसकी कुछ पार्टिकल्स जो है गैस में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, तो हम तब बोलेंगे कि वहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, इवेपोरेशन। और अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को टच कर चुका है उसके बाद अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि क्या, कि ये जो है प्रोसेस क्या हो रही है, वेपोराइजेशन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम वाटर से ही समझ लेते हैं, इसको आपको क्लियर हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि वाटर एक कॉमन एग्जांपल है और वाटर जो है हम डेली
जो है मतलब हमारी एक नेसेसरी नीड है जिसको हम डेली कंटिन्यू करते हैं, तो इस हिसाब से वाटर से आप इसको ईजिली समझ जाएंगे। देखिए वाटर का मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी आपका क्या बन रहा है, गैस, पानी अगर आपका क्या बन रहा है, वाटर वेपर यानी कि गैस, तब तो जो आपकी प्रोसेस होगी उसको हम सिंपली नाम देंगे क्या, वेपोराइजेशन, कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही आपका बिलो 100 डिग्री, क्योंकि 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बिलो 100 डिग्री अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड को छोड़ के गैस के फॉर्म में जाना शुरू होते हैं, तब हम उस प्रोसेस को नाम दे देते हैं क्या, तब हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, इवेपोरेशन। तब हम इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है ना।